नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और डिप्टी सीएम पद के शपथ सुनेत्रा पवार कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। अजित दादा अमर रहे, अजित दादा अमर रहे, अजित दादा अमर रहे, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से सीधी तस्वीरें, जहां पर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन गई हैं। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की, जिसके बाद अब हस्ताक्षर करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अजीत पवार अमर रहे के नारों के बीच उनके समर्थकों ने खासा उत्साह यहां पर दिखाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम नियुक्त हो गई हैं, शपथ उन्होंने ग्रहण कर ली है। पवार महाराष्ट्र की नई पवार ने शपथ ग्रहण की है। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम बजट 2026 और 2027 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक अहम बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे संसद में ये बजट पेश करेंगी। पिछले साल का बजट एक लोकप्रिय बजट माना जाता है, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। इस बजट में इनकम टैक्स में छूट, सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, सस्ती दवाओं और इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। इस साल सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में भी कल आम दिनों की तरह ही कारोबार होगा। तो बजट के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल रविवार को खुला रहेगा। इंडस्ट्री के तमाम स्टॉक होल्डर्स सरकार के साथ अपनी अपेक्षाएं साझा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले बजट में इन प्राथमिकताओं को शामिल किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ सस्ता होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते, घर, हेल्थ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, कैंसर की दवाइयां, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये सभी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बता दें कि क्या कुछ महंगा हो सकता है। इंपोर्टेड लग्जरी सामान, विदेशी कारें, विदेशी कॉस्मेटिक्स, सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, कल बजट पेश होने वाला है और एक बार फिर सभी टकटकी लगाए इस बजट की ओर देख रहे हैं और इस बार के बजट से भी खासा उम्मीदें हैं। पिछली बार काफ़ी लोकप्रिय बजट रहा था, अब इस बार भी खासा उम्मीदें यहाँ पर इस बजट से लगाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए साहिल, कि चुनावी बजट मैं इसको कहूंगा, क्योंकि अगले साल सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और बंगाल चुनाव है। तो इस जो बजट है वो चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया गया, उसी तरीके से पेश करेंगे। अब बात आ जाती है बजट में होगा क्या पिछले बार का जो बजट है उससे अलग होएगा या उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। हाँ, यहाँ मुझे लगता है कि कुछ चीजों में रियायत दी जाएगी, बढ़ोतरी दी जाएगी। मुझे लगता है उसका पहला असर, पहली तस्वीर आज हमने 3:30 बजे देख भी ली। जिस तरीके से सोना 2.25 लाख रुपए तक पहुंच गया था जी, चांदी 4 लाख तक पार कर गई थी, लेकिन 3:30 बजे खबर आती है कि चांदी में लगभग 85 से 87 हजार रुपए की कटौती हो गई और वैसे ही सोने में हो गई है। तो ये सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई देखो बजट से पहले हमने क्या क्या चीजें हमने कम करी। देखो, बजट का एक प्रारूप जो है मुझे लग रहा है वो जन जन तक पहुंच चुका है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमेशा सस्ती की जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिशत को कम करके। अब जब से जीएसटी को रिवाइज किया गया है, 28 से 18% पे आ गया, तो उस समय अगर आप गाड़ी लेने जाओ तो उसमें भी आपको बहुत ही रियायत मिलती है। फिर आ जाते हैं खाद्य में। खाद्य की चीजों में उतनी ज्यादा सहूलियत नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जब सुबह आदमी उठता, शाम तक अगर बाजार में जाता, कहीं जाता, खाने पीने चीजें लेता है, राशन की कुछ चीजें लेता है जाके, तो उसमें मुझे लगता है कि गृहिणी जो है वो सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठती हैं कि उनके चौले चूके का जो बजट होता वो कम से कम ना गड़बड़ाए। और फिर तीसरा जो पहलू सबसे ज्यादा होता है वो शौकीनों के लिए जो होता है, जिसमें मदिरा होती है, सिगरेट होती है, और आज की डेट में तो नए नए आयाम नशा में आ गया है। कोई स्नैक ड्रंक आ जाता है, हुक्का ड्रंक आ जाता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका बड़ा व्यापार आपको अगर आप थाईलैंड चले जाओ, अगर आप गोवा चले जाओ, तो ऐसे जगह आपको देखने को मिलता है। वहाँ शौकीन लोग काफी पैसा खर्च करते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी तो हमेशा से की जाती है। तो मुझे लग रहा है इस बार भी की जाती है। जब इन चीजों पे जब वृद्धि होती है तो महिलाओं को सबसे अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भाई हमारे घर का पुरुष अगर कोई शराब पीता है, जब शराब के ऊपर जब ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, पैसे वृद्धि कर दी जाएगी, तो हो सकता है वो अपनी आदतें छोड़ दे और फिर दोबारा से जैसे पहले थे वैसे वो सब चीजों को लिए ठीक हो जाए। तो इन सब चीजों को अगर आप ढंग से देखो तो बजट का जो प्रारूप होता है, जो खाका होता है, वो साल दर साल वैसे ही रहता है, कोई बदलता नहीं है। बस होता ये है कि कितनी चीजों को सहूलियतें दी जा रही हैं, क्योंकि दिनचर्या से जो जुड़ी हुई चीजें होती है, अगर आप अपनी सुबह से लेके शाम तक टैक्सेस ही देता रहता है। अगर माचिस की अगर तिल्ली भी अगर वो फूकता है तो वो भी टैक्स के दायरे में आती है। आप कलम से लिखते हो वो भी टैक्स के दायरे में आते हो। कुछ भी खाते हो, अभी आप कहीं किसी कंपनी से ऑर्डर कर दो पिज्जा वगैरह, उसमें आपको टैक्सेस वगैरह देता है। तो आदमी जब सुबह सो के उठता है और जब शाम को सोता है तो पूरे दिन वो टैक्सेस देते रहता है, डिफरेंट तरीके से देता रहता है। मुझे लगता है इन चीजों पे जनता को ध्यान में रखते हुए उस पे अगर कमी होगी तो और बेहतर माना जाएगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्योंकि लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस बार सीनियर सिटीजन्स को भी खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा था कि कई सारी जो रियायतें सरकार की तरफ से दी जा रही थी उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और ऐसे में निर्मला सीतारमण से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को है, क्योंकि पिछली बार का बजट बेहद लोकप्रिय रहा था और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। देखो साहिल, जहाँ तक सीनियर सिटीजन की आपने बात करी तो इस पे हमने कल भी लंबी चर्चा करी थी। उसके कुछ पहलू थे
कोविड के समय जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम हो गई थी, रेवेन्यू के जितने सोर्स वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए थे, तो ऐसे में सरकार बीजेपी की अगर कोई किसी भी दल की अगर होती तो वो भी वही करती जो मौजूदा सरकार कर रही है। सरकार देश को चलाती है, देश का मुखिया होती है, अब उसको सभी वर्गों को देखना पड़ता है। अब इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जब किसान निधि का जो पैसा जा रहा है 2-2 हजार रुपए किस्तों में, उसका अगर आप मोटा मोटा अगर आंकड़ा अगर लगाएं सालाना खर्च का, तो वो करोड़ों अरबों में चला जाता है। तो उसकी भी आपको भरपाई करनी है, उसको भी देना है। जब शुरू कर दी आप बीच में बंद तो नहीं कर सकते हो। मनरेगा का पैसा आपको देना है, तो कई जगह जब आपके पैसा किस्त ऐसी है जो उसको रोक नहीं सकते हो, तो ऐसे में मुझे लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं तो कटौती करती है। और ठीक है, पहले अगर कटौती 2-1 साल में हो गई है, अब उसको दोबारा से पूरा किया जा रहा है, तो वही देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे चीजें जो इम्पोर्टेंट चीज इस बार यहाँ निकल के जो आ रही है वो ये है कि शिक्षा को लेके जिस तरीके से इस समय एक बहस छिड़ी पड़ी है, यूजीसी का मामला जो माननीय कोर्ट के द्वारा खत्म हुआ है, रुका है 19 मार्च तक के लिए। शिक्षा के लिए कितना बजट पेश करती है, क्योंकि आज की डेट में शिक्षा जितनी महंगी हो गई है, शायद उस पे एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को MBBS IIT कराने के लिए सोच भी नहीं सकता है। एक नीट की जब परीक्षा जो बच्चा करता है तो उसको कोचिंग लेनी होती है। अब ऐसा है नहीं कि नॉर्मल घर में पढ़ाई करके वो बच्चा पढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बजट बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए, विदेश में शिक्षा के लिए उसको लोन अच्छे से प्रोवाइड करवाना चाहिए और जो अमाउंट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस बजट से, आम बजट 2026 से छात्र भी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा। फिर अगर अलग अलग पहलों पे बात करें तो बहुत लंबी वैसे हो जाएगी। किसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है कि हमें जितनी भी खाद हमारे खेतों में पड़ती है, क्योंकि आज की जो जमीनें रही हैं वो ऑर्गेनिक के लायक जमीनें बची नहीं है। जब तक आप यूरिया नहीं डालोगे, डाया पोटास नहीं डालोगे, केमिकल्स नहीं डालोगे, तो किसी भी तरह के किसी किस्म की फसल को उगाना पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। तो ऐसे में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी मजबूरी ये आ जाती है कि उनको खाद कम दामों पे और बहुत इजीली तरीके से मुहैया हो, इसकी उम्मीद मुझे लग रहा है किसान भी लगाए बैठे। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट से खासा उम्मीदें इस बार हैं। पिछली बार की तरह जो लोकप्रिय बजट यहाँ पर पेश किया गया था, अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार खासा सहूलियतें यहाँ पर आम जनमानस को, किसानों को, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। और इसी उम्मीद के साथ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल जो बजट पेश होगा उस पर कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा है कि यह अजीत पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि अजीत, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। सूत्रों के मुताबिक अजीत ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया। इस मुलाकात के 11वें दिन बाद अजीत की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, बंगाल के लोग टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, इनकी विदाई का समय आ गया है। ममता जी को SIR का जितना विरोध करना है कर लें, मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकलना ही पड़ेगा। जो बचे घुसपैठिए रह जाएंगे वो बीजेपी का CM आकर निकाल देगा। साल 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी, 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली थी, 2024 में 39% वोट मिला और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए हैं। ममता दीदी, 38% से 45% की छलांग लगाना है।
आप इस बार देखना बीजेपी का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक युवा साध्वी प्रेम बाईसा की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस टीम को पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करने और मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस एसआईटी की कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है, जो पूरे मामले की जांच की निगरानी करेगी। टीम में जांच अधिकारी के रूप में शकील अहमद एसएचओ को शामिल किया गया है। इसके अलावा टीम में राजीव भादु एसएचओ, प्राची गुजर सब इंस्पेक्टर, राकेश एएसआई एवं साइबर एक्सपर्ट, कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल दलाराम, कांस्टेबल भगाराम, कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल रघुवीर और महिला कांस्टेबल कलावती को भी शामिल किया गया है। वहीं कर्नाटक के बीदर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हुमनाबाद तालुक के मोलाकेरा गांव में एक रहस्यमय धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 स्कूली बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए अपनी वैन का इंतजार कर रहे थे। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा गांव दहल उठा। मिली जानकारी के अनुसार घटना मोलाकेरा गांव के मोलगी मरैया मंदिर रोड पर हुई। धमाके की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल उस पूरे इलाके को सील कर दिया है जहां धमाका हुआ था। धमाके के कारणों और विस्फोटक की प्रकृति का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम को भी बुलाया गया। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने कोहराम मचा दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान प्रांत के कई शहरों में एक साथ हमला कर कई थानों और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों, विशेष रूप से बलोच लिबरेशन आर्मी के जेयंद गुट ने ऑपरेशन हेरॉफ के फेज 2 के तहत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। बागी बलोचों ने कई पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया है। बलोच विद्रोहियों के अचानक हमले से बैकफुट पर पाकिस्तान फौज आ गई है और अपने पोस्ट छोड़कर उसे भागना पड़ रहा है। इस हमले में अब तक 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि 58 आतंकी मारे गए हैं। ये हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी सुविधाओं और अन्य टारगेट पर केंद्रित थे। इन हमलों को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि 12 से अधिक स्थानों पर एक साथ रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं कलेक्टर कोचर ने सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र या नंबर बढ़ाने का झांसा देने वाले गिरोहों से सतर्क रहें। विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर प्रसारित किसी भी फर्जी लिंक, ग्रुप या दावे पर भरोसा न करें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार की राशि न दें और ऐसे संदिग्ध मामलों की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज ये मेरा जो वीडियो है ये पेपर लीक और फर्जी पेपर बनाने वाले गिरोहों से, गैंगों से सावधान रहने के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब परीक्षाएं सर पर आती हैं, अब परीक्षाओं को 10-15 दिन बचे हैं और ऐसे समय में हमारे जिलों में ऐसे गिरोह, ऐसे गैंग, ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो बच्चों को, बच्चों के माता पिता को झांसा देते हैं कि वो बोर्ड की परीक्षाओं का पेपर उपलब्ध करा देंगे
और वो एक नकली पेपर तैयार करते हैं जिसमें बोर्ड का जो है वो लोगो यानी कि मोनो ले लेते हैं, इधर उधर से पिछले सालों के पेपरों में जो प्रश्न आए हैं उनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो आपको बेचने का प्रयास करते हैं ये बता करके कि ये इस साल का पेपर है। और जो बच्चे या माता पिता उनके झांसे में आ जाते हैं वो अपना पैसा भी गंवाते हैं, मन का चैन भी गंवाते हैं। मेरा आप सबसे बहुत हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इन चीजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों के, इस तरह के व्यक्तियों के झांसे में बिल्कुल ना आए और इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, फेसबुक में ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। ये सब फर्जी हैं और ये लोग आपको बरगला करके झांसे में ले करके पैसा ऐंठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये अगले नंबर से ऑपरेट करने लगते हैं और दूसरे लोगों को फंसाने लगते हैं। तो विशेष रूप से इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले मंडला से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के पोषक ग्राम सिमरिया में विकास की वास्तविकता सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है। यहाँ बनी पानी की टंकी और छप्परों पर लगे नल केवल दिखावे के लिए हैं, जबकि ग्रामीणों को पीने के लिए दूषित और बदबूदार पानी ढोकर लाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसे मजबूरी में उबालकर या कपड़े से छानकर पीना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी इसी दूषित पानी पर जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण कई बार कलेक्टर और जिम्मेदार मंत्री तक अपनी समस्याएं लेकर गए हैं और ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खास बात यह है कि लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग की मंत्री इसी जिले से आती हैं, फिर भी सिमरिया में साफ पानी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने दुख जताते हुए कहा कि हम रोज़ बहुत दूर से पानी लाते हैं, पानी गंदा रहता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कलेक्टर और मंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मामला न केवल स्थानीय प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है, बल्कि हर घर जल योजना और विकास के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पानी की समस्या लेके आए हैं सर जी, पूरा एक बार बोलिए। ग्राम से पानी की समस्या लेकर आए हैं। ये सभी दीदियां लोग पानी की समस्या लेकर आए हैं। सब लोग हम एक साथ ही आए। क्या समस्या है पानी की? पानी की ये समस्या है सर जी, हम मजदूर लोग हैं, काम धंधा करने जाते हैं। 1-2 घंटा तो हमको नलई में लग जाता है पानी भरने के लिए। बर्तनों की इतनी ढेर लग जाती है कि हम वहाँ लाइन लगा के हमको खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी हम भुनसारे से जाते हैं 4 बजे 3 बजे रात के। पानी के चक्कर में हम सो नहीं पाते ठीक से। ऐसी समस्या है सर जी हम लोगों को पानी की। कुआं हमारा 1 साल से भसका हुआ है, उसका टीएस हो चुका है, फिर भी सरपंच सचिव ध्यान दे नहीं रहे हैं। सचिव बोल रहे हैं कि सरपंच बोल रहे हैं कि हम ठेकेदार को दे दिए हैं, ठेकेदार बोल रहा है कि अब मेरे पास पैसे की वो नहीं है, ये वो करके वो लोग बस बात को आपसी में टाल रहे हैं और बाकी पानी का कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी के लिए, पानी निकल नहीं रहा है। ये टोले वाले वो लास्ट टोले तक जा रहे हैं तो पानी की समस्या है। अब हम सबको बता भी रहे हैं फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। पानी की समस्या और तालाब में कुआं सीढ़ी बनना चाहिए। लड़का बच्चा सब जाते हैं नहाने धोने के लिए, सीढ़ी नहीं है। तालाब छोटे तालाब हमारे नील पानी अलग वो तो है, खराब नहीं आए पानी। तो अभी कुछ नहीं बोले। एक टंकी है, कुआं है, सब पूरे बस्ती के नाने साथ पानी की समस्या लेके आए हैं सर जी। पूरा एक बार बोलिए। ग्राम से पानी की समस्या लेकर आए हैं। ये सभी दीदियां लोग पानी की समस्या लेकर आए हैं। सब लोग हम एक साथ ही आए। क्या समस्या है पानी की? पानी की ये समस्या है सर जी, हम मजदूर लोग हैं, काम धंधा करने जाते हैं। 1-2 घंटा तो हमको नलई में लग जाता है पानी भरने के लिए। बर्तनों की इतनी ढेर लग जाती है कि हम वहाँ लाइन लगा के हमको खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी हम भुनसारे से जाते हैं 4 बजे 3 बजे रात के। पानी के चक्कर में हम सो नहीं पाते ठीक से। ऐसी समस्या है सर जी हम लोगों को पानी की। कुआं हमारा 1 साल से भसका हुआ है, उसका टीएस हो चुका है, फिर भी सरपंच सचिव ध्यान दे नहीं रहे हैं। सचिव बोल रहे हैं कि सरपंच बोल रहे हैं कि हम ठेकेदार को दे दिए हैं, ठेकेदार बोल रहा है कि अब मेरे पास पैसे की वो नहीं है, ये वो करके वो लोग बस बात को आपसी में टाल रहे हैं और बाकी पानी का कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी के लिए, पानी निकल नहीं रहा है। ये टोले वाले वो लास्ट टोले तक जा रहे हैं तो पानी की समस्या है। अब हम सबको बता भी रहे हैं फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। पानी की समस्या और तालाब में कुआं सीढ़ी बनना चाहिए। लड़का बच्चा सब जाते हैं नहाने धोने के लिए, सीढ़ी नहीं है।
तालाब छोटे तालाब के हमारे और नील पानी अलग वो तो है, खराब नहीं आए पानी। और कब वे तो अभी कुछ नहीं बोले। हाँ। वो एक ही टंकी है, कुआं है, सब पूरे बस्ती के नाने सारे। वहीं मंडला में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल करते हुए लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा स्वयं सड़कों पर उतरे और वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने दोपहिया वाहन चालकों को समझाइश दी कि हेलमेट केवल चालान से बचने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने से होने वाली मौतों को हेलमेट पहनकर काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कलेक्टर और एसपी ने आमजन से अपील की कि वो स्वयं हेलमेट पहने और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस जागरूकता अभियान से लोगों में सकारात्मक संदेश गया और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। वहीं मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड में ग्राम सिमरिया के ग्रामीण शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर मंडला सिवनी मार्ग पर चक्का जाम पर बैठ गए। ग्रामीणों ने हाथों में गंदा पानी लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई, आंदोलन का रास्ता अपनाया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सप्लाई होने वाला पीने का पानी योग्य नहीं है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत प्रभावित हो रही है। कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। चक्के जाम में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक गांव में शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रशासन और पुलिस टीम भी पहुंची और समझाइश देने का प्रयास किया। फिलहाल मंडला नैनपुर मार्ग पर यातायात प्रभावित है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।